नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्पर्श और संचयन के जो लेसन्स हैं उनको डिस्कशन कर लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जिन्होंने नहीं देखा एक बार फिर से वो 2 मिनट का वीडियो उसको देख लीजिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पद्य खंड और ये हमारा गद्य खंड और फिर इसी के साथ हमारा था ये संचयन का भाग, जिसमें हमें 3 कहानियाँ पढ़नी थी। अब हम बात करते हैं ये व्याकरण के ऊपर कि व्याकरण का सिलेबस क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा भी है और इनको स्ट्रेटजी के साथ नहीं पढ़ेंगे तो टाइम भी ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगी। तो देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है ये हमारा शब्द पद और पदबंध। तो हमें इसके बारे में जानना है कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है और पदबंध क्या होता है। यानी यहाँ पर हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला हमारा शब्द है, दूसरा पद है और तीसरा पदबंध है। तो एक एक करके हमें इनके अंतर के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम सीखेंगे शब्द के भेद क्या होते हैं, संज्ञा तथा संज्ञा के भेद। आपने संज्ञा के बारे में बचपन से पढ़ा हुआ है कि संज्ञा क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा है ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। फिर आप ये भी पढ़े हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। जैसे इंग्लिश में 5 होता है, हिंदी में 3 होता है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जाति होता है, व्यक्ति होता है और फिर हमारा भाववाचक संज्ञा होता है ना। इनके आधार पर संज्ञा के भेद हो जाते हैं। फिर लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, लिंग परिवर्तन के नियम। यानी आपने यहाँ पे बना दिया है पुल्लिंग, फिर आपको बनाना है स्त्रीलिंग। तो फिर पुल्लिंग से स्त्री कैसे बनेगा, स्त्री से पुल्लिंग कैसे बनेगा, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। वचन, एक वचन, बहुवचन, ये क्या होता है। कारक एवं कारक के भेद, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने कर्ता हो गए, कर्म हो गए हमारे रावण, क्योंकि जो कर्ता जिसके ऊपर प्रभाव डालता है वो हो जाता है हमारा कर्म कारक। तो अलग अलग कारक के भेद होते हैं, ये हम जानेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 2 टॉपिक और दिया हुआ है। ये है हमारा कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। तो कर्म कारक देखेंगे, संप्रदान कारक देखेंगे, करण कारक, अपादान कारक, इस तरीके से हमारा कारक हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है, संज्ञा के स्थान पर वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का क्या हो, प्रयोग हो, जिन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हमने एक बार लिख दिया कि राम जी दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, वह वन गए हुए थे। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि वह वन गए हैं। वह किसको इंडिकेट कर रहा है, श्री राम जी को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ही सर्वनाम के भी भेद के बारे में हमें जानना पड़ेगा। परिभाषा तो देखिए मैंने यहाँ पे जिक्र कर ही दिया है, फिर से समझ लिया जाएगा। फिर है हमारा विशेषण, 3rd टॉपिक है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए। संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता दे, विशेषता बता दे। इनको हम क्या कह देंगे, विशेषण बोल देंगे। अच्छा, जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो इसको विशेषण बोल देंगे। तो फिर संज्ञा और सर्वनाम भी तो अलग अलग है ना, यानी कि 2-3 तरह की संज्ञा है, 5-6 तरह का सर्वनाम है, तो फिर विशेषण भी तो अलग अलग टाइप का होगा। तो फिर विशेषण के भी भेद के बारे में हमको जानना पड़ेगा। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण ना, और सर्वनाम विशेषण की अवस्था है। देखिए जब हम यहाँ पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण तो यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन से शब्द कब सर्वनाम होंगे और कौन से शब्द कब सार्वनामिक विशेषण होंगे, क्योंकि ये दोनों लगभग सिमिलर हो जाते हैं। फिर विशेषण की अवस्थाएँ, जैसे हम कहते हैं कि वह अच्छा खेलता है, वह बहुत अच्छा खेलता है, वह सबसे अच्छा खेलता है। तो यहाँ 3 बातें हो गई। तो इन्हीं को बोलते हैं विशेषण की अवस्थाएं, कि आप एक वस्तु को या एक कार्य को किसी दूसरे कार्य से या 2 कार्यों को किसी तीसरे कार्य से तुलना कर रहे हैं। तो जो ये तुलना करने की प्रक्रिया है ये आपको विशेषण की अवस्थाओं के अंतर्गत पढ़ना होगा। फिर आ जाता है प्रविशेषण। प्रविशेषण इंपॉर्टेंट है आसान। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए। अब विशेषण की विशेषता क्या होगा भाई, विशेषण खुद ही संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण की विशेषता बताने की बला क्या आ गई, आइए समझते हैं। जैसे हमने कहा कक्षा में राम सबसे बुद्धिमान लड़का है, बुद्धिमान लड़का है।
अब समझिए, ये जो राम जी हैं ये कह रहे हैं कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान है ये किसकी विशेषता, इस लड़के की विशेषता है। लेकिन सबसे बुद्धिमान, तो ये जो सबसे वाला शब्द है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रविशेषण। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह बहुत काली गाय है। अब यहाँ पे जो बहुत है ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस काली गाय की। देखिए ध्यान से, इस गाय की विशेषता कौन बता रहा है, काली बता रहा है। और बहुत किसकी विशेषता बता रही है, काली की विशेषता बता रही थी। जो बहुत शब्द है ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रविशेषण। उम्मीद है आपको ये प्रविशेषण समझ में आया होगा। प्रविशेषण अर्थात जो विशेषण की विशेषता बताए। अब अगला हमारा टॉपिक आ जाता है ये क्रिया। क्रिया क्या होती है, वे शब्द जिनसे हमें कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। फिर हमें देखना है क्रिया की रचना, फिर है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं, यानी यहाँ से हम पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, तो फिर क्रिया के भेद भी हम देख लेंगे। फिर है वाच्य। अच्छा, वाच्य कुछ इंग्लिश में एक्टिव पैसिव जैसा होता है। जैसे मैंने कहा मैंने एक कार खरीदी। अब इसको मैं चेंज करूं किसी दूसरे लैंग्वेज में तो मैं ये भी कह सकता हूं मेरे द्वारा एक कार खरीदी गई। मेरे द्वारा एक कार खरीदी गई। देखिए कहने का जो सेंस है वो लगभग सेंस सेम है, बातें दोनों ही सेम है, पर थोड़ा सा तरीका बदल गया है। तो यहाँ पे ये वाच्य आ जाएगा, एक हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य और दूसरा हो जाएगा कर्मवाच्य। तो जब पढ़ेंगे तो इनको भी हम समझेंगे। फिर आ गया हमारा अव्यय। अव्यय क्या होता है, अव्यय में देखिए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। मैं यहाँ से आप लोगों को क्लियर कर दूँ। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइम आप ये पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, डैश डैश। फिर आता है आपका कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और फिर प्रीपोजिशन। तो यही जो सेंटेंस, यही जो होते हैं कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है। और एक और होता है हमारा एडजेक्टिव, इन्हीं को हम बोलते हैं अव्यय। तो उसी को हिंदी में हो जाता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। फिर एक और टॉपिक आ जाएगा निपात, इसको भी समझ लिया जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पदबंध। अब पद तो ठीक था, पदबंध क्या है, अब ये पदों का समूह होता है, पदों का समूह। फिर पद क्या होते हैं, देखिए मैंने लिखा राम अयोध्या के राजा थे। यहाँ पे अगर मैं केवल राम लिख दूँ या केवल अयोध्या लिख दूँ तो इसका ये मतलब है केवल एक शब्द है। लेकिन जैसे इनका प्रयोग हो गया वाक्य में तो अब ये वाक्य के नियम से बंध गए, यानी वाक्य के लिंग वचन कारक से बंध गए। तो लिंग वचन कारक का प्रभाव इस कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, कर्म के ऊपर पड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा पद। अब ऐसे ही ये जो पदबंध होता है ये पदों का समूह होता है और अपने वाक्य में पूरा अर्थ नहीं देता है। क्या करता है, पूरा अर्थ नहीं देता है, पूरा अर्थ नहीं देता है। ये पूरे अर्थ के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे बारिश हो रही थी, लिखते हैं बरसात हो रही थी। बरसात हो रही थी कि वह जाने से इनकार कर दिया। अब यहाँ एक दो सेंटेंस है, बरसात हो रही थी। अब बरसात हो रही थी से आपको पूरा एक बात समझ कि बारिश हो रही है। फिर वह जाने से इनकार कर दिया, तो वह जाने से इनकार कर दिया, ये भी अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे कहूँ, अगर मैं एक दूसरा सेंटेंस ले लूँ, वह कहाँ जाती है
किसी को इसका पता नहीं। वह कहाँ जाती है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। वो डॉन है भाई, कोई नहीं जानता। तो वह कहाँ जाती है, ये अपने आप में एक सेंटेंस हो गया। कोई नहीं जानता, ये भी अपने आप में से एक सेंटेंस हो गया। बट इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के बाद पता चल रहा है कि क्या कह रहा है पहला सेंटेंस दूसरे से या दूसरा सेंटेंस पहले से। वह कहाँ जाती है अपने आप में एक अधूरा है। वह कहाँ जाती है, कौन कहाँ जा रहा है कुछ अता पता नहीं, कोई नहीं जानता, कौन नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कुछ पता चला नहीं। लेकिन फिर भी वह कहाँ जाती है, ये एक तरह से पद है, और इन पदों के समूह को ही हम क्या बोल देंगे, पदबंध बोल देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपने इतना समझा होगा। आगे जब हम समझेंगे तो ये पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फिर से हमारा अगला टॉपिक है पद परिचय। पद परिचय क्या है, वही जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, इन्हीं को फिर से समझना होगा पद परिचय में। ठीक है, फिर देखिए आ जाता है हमारा मिश्र और संयुक्त वाक्य की संरचना, वाक्य रूपांतरण। मिश्र और संयुक्त वाक्य वही वाक्य होते हैं जो एक से ज़्यादा वाक्य होते हैं। जैसे अभी हमने जिक्र किया ना, पहला बरसात हो रही थी कि वह जाने से इनकार कर दिया। ठीक है, संयुक्त वाक्य ये एक दो तीन सेंटेंस को मिला के बनते हैं, समझा जाएगा। फिर आता है हमारा संधि। ठीक है, संधि में क्या जानना है, संधि का अर्थ, परिभाषा, संधि विच्छेद, संधि के भेद, संधि की हिंदी की संधियाँ, इनके बारे में जानना होगा। कौन कौन सी संधि होती है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और भी एक दो संधियाँ होती हैं जो, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर है समास। समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से एक नया शब्द बनता है, उनमें विकार हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। जैसे हमने विद्या और आलय को मिला दिया तो ये क्या बन गया, हमारा विद्यालय बन गया। ये भी एक तरह का समास है। तो फिर हमें समास के बारे में जिक्र करना होगा। अच्छा, कुछ भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसकी परिभाषा देखेंगे, उसको विग्रह करने का तरीका देखेंगे, और फिर उसके भेद देखेंगे हम। भाई समास है तो समास के कितने भेद होते हैं, होना चाहिए ना, तो ये हम जानेंगे। फिर विभिन्न समासों में अंतर। समासों में अंतर क्या होता है, फिर संधि और समास में अंतर। अच्छा, अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया था सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। वैसे यहाँ पे भी दो टॉपिक लगभग सिमिलर हो जाता है, संधि और समास। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा। फिर आ जाता है छोटे छोटे टॉपिक है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। अब छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन आपको सारे मुहावरे आने चाहिए। सारे का मतलब लगभग 50 से 80, इतना भी आप याद कर ले रहे हैं तो काम आपका बन सकता है, तो याद हो जाता है 2-3 दिन कंटिन्यूसली पढ़ने से। ठीक है, फिर अशुद्ध वाक्यों का शोधन। तो जिसकी हिंदी अच्छी होती है वो तो ये कर ही ले जाता है कि शुद्ध वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य क्या है, पढ़ने से समझ में आ जाता है। पदों का क्रम, नियम, सबने कह दिया। है वह एक लड़का अच्छा, लड़का अच्छा, तो ये कोई सेंटेंस पढ़ना, कोई सेंटेंस नहीं पढ़ना। लेकिन अगर मैं यही लिखूँ वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस बन रहा है। तो ये होता है कि पदों का क्रम किस प्रकार से रखें कि एक ऐसा वाक्य मिले हमें जिसका पूरा अर्थ निकले। फिर वाक्यों की शुद्धियाँ, क्रम दोष, पुनरुक्ति दोष, यहाँ पे दोष दूर करेंगे हम, कितनी दूर होती हैं। फिर संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और कारकीय परसर्गों की अशुद्धियाँ, मुहावरा संबंधी अशुद्धियाँ। यानी अगर यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक के टॉपिक्स को देखूँ तो ये सब क्या है, अशुद्धियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अशुद्धियाँ का मतलब अशुद्ध नहीं, यानी जो गलतियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, उनको दूर करने की बात की जा रही है। ठीक है, उनकी बात की जा रही है। तो ये आप कब कर पाएंगे, जब आपको ऊपर के सारे टॉपिक्स आएंगे तो आप इसको भी आसानी से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों यही है आपका सिलेबस व्याकरण का। आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने लेक्चर्स में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देख लीजिए, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। यदि आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं तो फिर हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी इससे प्रॉफिट हो पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। आप पढ़ाई कीजिए और पढ़ाए गए मेरे चीज़ों को फिर से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।